गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सब ठीक हैं, सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज हम जो हमारा बचा हुआ पार्ट है एक्टिव डायरेक्टरी का वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। राइट। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं हमारे डोमेन कंट्रोलर्स की बात करूँ तो हमने जो डोमेन कंट्रोलर डिस्कस किया था वो था हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। राइट। अब जो नेक्स्ट डोमेन कंट्रोलर हम लोग करने वाले हैं वो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। तो ये है हमारा प्राइमरी, जिसको हम अच्छे से प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसके बारे में हर चीज समझ चुके हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोलर है वो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब गाइस ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है इसको हम एडीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर मैं एडीसी बोलूं तो समझ जाना कि मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहा हूं। ओके। अब ये जो एडीसी है ये एक पीडीसी के बैकअप की तरह परफॉर्म करता है। देखिए आप अच्छे से समझते हैं, हर चीज के मतलब हर चीज का बैकअप होना चाहिए। अगर हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है, जो हमारा प्राइमरी सर्वर है, अगर वो ही डाउन हो गया तो यूजर्स काम कैसे करेंगे, राइट। ठीक है। तो जो एडीसी है वो पीडीसी का बैकअप बन जाता है, मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का एक तरह से बैकअप होता है, बैकअप की तरह एक्ट करता है। और ये तभी एक्टिव होता है जब हमारा पीडीसी डाउन हो जाता है, जब पीडीसी बंद पड़ जाता है। ये सिर्फ तभी काम में आता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम बंद करके रखते हैं सर्वर को, सर्वर ऑन रहेगा लेकिन सर्विसेज नहीं देगा। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है वो सर्विसेज नहीं देगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से दो सर्वर्स हैं यहाँ पे। ये एक सर्वर है और ये दूसरा सर्वर है। ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। अब चल दोनों रहे हैं, पावर ऑन है, दोनों में पावर चल रही, दोनों लॉग इन करके रखो या लॉक करके रखो, सर्वर्स जैसे भी रखने रखो आप। ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज है वो हमेशा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ही प्रोवाइड करेगा। एडीसी रेस्ट करेगा, एडीसी कुछ नहीं करेगा, बस मजे से आराम करेगा, राइट। वो तभी सर्विसेज देना स्टार्ट करेगा जब हमारा प्राइमरी डाउन हो जाएगा, जब ये बंद पड़ जाएगा तब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक्टिव हो जाएगा। और जब हमारा पीडीसी वापस आ जाएगा, जब ये ठीक हो जाएगा, तब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस दे देगा पीडीसी को और बोलेगा ठीक है अब तुम काम करो, मैं आराम करूंगा। ठीक है। तो इट गिव्स बैक रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन द पीडीसी कम्स बैक इन, राइट। तो जैसे ही हमारा पीडीसी वापस आ जाएगा, एडीसी दोबारा रेस्ट पे चले जाएगा और पीडीसी काम करना शुरू कर देगा। इसको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये तभी काम में आएगा जब प्राइमरी डाउन हो जाएगा। बेनिफिट यही है कि जो यूजर्स की ऑथेंटिकेशन है, आपको पता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर करता था, क्योंकि अगर ये डाउन हो गया तो यूजर्स की ऑथेंटिकेशन कौन करेगा, यूजर्स लॉग इन कैसे करेंगे, यूजर्स हमारे डोमेन एनवायरनमेंट में काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया गया। अब चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये जो सर्वर्स हैं ये प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। तो अपने मशीन पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास हाइपर वी है। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैंने हाइपर वी को ओपन कर लिया और हाइपर वी में मेरे पास दो मशीन्स हैं, DC1 और DC2। इसको बंद कर देते हैं, ये चल रही है अभी भी। चलिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही चेक पॉइंट्स बना के रखे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपको वेट ना करना पड़े। तो मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा और जैसे इंस्टॉलेशन का जो टाइम होगा वो हम स्किप कर देंगे और हमारे चेक पॉइंट्स की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं हमारे DC1 को एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की स्टेट में ले जाऊंगा। चेक पॉइंट्स हमने अच्छे से स्टडी किए हैं, हमें पता है चेक पॉइंट्स क्या है। तो मैंने DC1 पे पीडीसी वाला चेक पॉइंट अप्लाई कर दिया और जो मेरा DC2 है यहां पर मैंने एक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड वाला मैंने चेक पॉइंट अप्लाई कर दिया, राइट। तो यहां पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब दोनों सर्वर्स को स्टार्ट कर देते हैं, दोनों सर्वर्स का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, तभी दोनों में कम्युनिकेशन होगी। तो यहां पर भी इसको भी स्टार्ट कर दिया और ये भी जैसे चेक पॉइंट लग जाएगा इसको भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। चलिए, ये भी हो गया स्टार्ट।
अच्छा, ये इस चेक पॉइंट पे नहीं है। चेक पॉइंट अप्लाई करने की देर है, जैसे चेक पॉइंट अप्लाई होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, कुछ रीजन है जहां जिसकी वजह से चेक पॉइंट हमारा अप्लाई नहीं हो पा रहा। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ऑल राइट, तो मेरी यहाँ पे दोनों मशीन चल चुकी हैं, ठीक है, DC2 भी और DC1 भी। DC2 में मैंने लॉग इन कर लिया है, ये मेरी DC2 मशीन है। और DC1 भी ऑलमोस्ट अप ही है, इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो ये मैंने फुल स्क्रीन में इसको कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी मेरी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों मशीन्स मेरी ऑन हो जाएंगी। अब जो DC1 है वो ऑलरेडी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन चुका है, बना हुआ है, राइट। DC2 को हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे दोनों के दोनों कंप्यूटर्स है, दोनों पे एक्टिव डायरेक्टरी का होना बहुत जरूरी है। DC1 पे तो एक्टिव डायरेक्टरी है ही है, ठीक है ना। ऐसे ही DC2 के ऊपर भी मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी की। सिर्फ हमने सर्वर मैनेजर में जाके रोल्स एंड फीचर्स में जाके एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, वो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। दोनों सर्वर्स के अपने अपने आईपी एड्रेस हैं। जो कि मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। और जो मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जिसको मैं बनाऊंगा उसका आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए मैं नेटवर्किंग कंसोल में जाऊंगा और यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस चेक कर लूंगा, 192.168.1.101। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि डीएनएस में कौन से एड्रेस देते हैं, डीएनएस में वो एड्रेस देते हैं जहां पे डीएनएस का सर्वर हमने इंस्टॉल किया होता है। तो डीएनएस का सर्वर जो है हमने यहां पर भी इंस्टॉल किया हुआ है, हमारे सेकेंडरी सर्वर में। और इसको हमने प्राइमरी सर्वर में भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसलिए दोनों के आईपी एड्रेस मैंने यहां पे दे दी। जहां जहां पे डीएनएस सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे वहां वहां के आईपी एड्रेसेस आपने अपने मशीन्स के अंदर देने हैं, ठीक है। इसको मैंने यहां से ओके कर दिया और हम बिल्कुल सेट हैं हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपने इस पर क्लिक करना है और प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब जो सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर हमने प्राइमरी जब बनाया था तब हमने ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक किया था, लेकिन अब हम ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेन है वो ऑलरेडी बनी हुई है mayank.com, राइट। लेकिन हमने उसके साथ एक और डोमेन कंट्रोलर जोड़ना है। तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए। तो यहां पे हम लोग सिलेक्ट का बटन दबाएंगे, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसके क्रेडेंशियल्स मेंशन करेंगे, तभी वेरीफाई हो पाएगा कि हम जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे मैं पूरे क्रेडेंशियल्स डालूंगा, राइट। मैंने ओके पे क्लिक किया। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर आ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ पे। मैंने mayank.com पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगेन हमसे वो डीएसआरएम का पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे डीएसआरएम का पासवर्ड दे देंगे। डीएसआरएम क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में समझा हुआ है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ पासवर्ड एंटर करना है, राइट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, मैं किसी को भी डेलीगेशन नहीं देना चाहता, क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना चाहते हो। अब देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे
मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पीडीसी है उसका बैकअप बनेगा एडीसी। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटाबेस हमारे पीडीसी के अंदर मौजूद होगा वो सारे का सारा डेटाबेस एडीसी के अंदर रेप्लिकेट कर जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और होता भी रहेगा। जब भी आप कोई भी चीज पीडीसी में क्रिएट करोगे वो एडीसी के अंदर भी अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया एडीसी के अंदर कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसका रेप्लिकेशन आप अपने अंदर स्टोर करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली पीडीसी वो मशीन है जिसका रेप्लिकेशन हम स्टोर करना चाहते हैं, तो यही हमने वहां पे सिलेक्ट करना है। तो ये मैं अपनी मशीन पे चला गया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया कि जो dc1.mayank.com है, मैं यहाँ से सारे ऑप्शंस, यहाँ से सारे डेटाबेस को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। क्लिक कर दिया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमारे पास डेटाबेस लोकेशन आ गई, क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। एंड यहाँ पे हमारे पास रिव्यू देन प्री रिक्विजिट्स चेक होंगी। जब ये प्री रिक्विजिट्स एकदम बराबर चेक हो जाएंगी तब हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। राइट, तो चलिए जैसे ये वेरीफाई होता है मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब ये जो इंस्टॉलेशन है ना, इसको टाइम लग सकता है और तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने पहले से ही चेक पॉइंट्स बना के रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। मैंने इंस्टॉलेशन पहले ही एक बार करके रखी है और चेक पॉइंट्स बना लिए थे ताकि हम अपनी क्लास में टाइम को वेस्ट ना होने दें। तो यहाँ से मैं इस मशीन को क्लोज करता हूँ और जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको भी क्लोज करता हूँ। दोनों सर्वर्स को यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने टर्न ऑफ कर दिए सर्वर्स। राइट, अब देखिए मैंने DC1 में एक ऑलरेडी चेक पॉइंट बना के रखा हुआ है। जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया था तो ये वाला चेक पॉइंट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और DC2 में भी मैंने चेक पॉइंट बना के रखा था जब मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया था। मैंने यहाँ पर भी चेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो चेक पॉइंट बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपने कोई चीज किसी को दिखानी है तो पहले से उसको इंस्टॉल करके रख लो। ठीक है, और चेक पॉइंट्स में मूव करते रहो ताकि इजी हो जाए आपके लिए। जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो इंस्टॉलेशन में टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं और DC1 को भी स्टार्ट कर देते हैं। दोनों मशीन्स होगी स्टार्ट। अब इनका रिमोट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं DC2 का रिमोट लूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंप्यूटर है वो डोमेन कंट्रोलर है या नहीं है, ये चेक करने का कौन सा तरीका है। ये चेक करने का तरीका है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएं। ठीक है, तो वही चीज हम यहां भी करेंगे। ओके, ये मैं DC2 के अंदर आ चुका हूं। और अगर मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करूंगा तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमारे पास डोमेन कंट्रोलर का एक सेक्शन ऑलरेडी बना होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अब मुझे दो डोमेन कंट्रोलर नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सेम टू सेम हमारे DC1 के ऊपर भी होगी। राइट, क्योंकि जो भी हम चेंजेस करेंगे DC1 में वो DC2 में भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम कोई यूजर क्रिएशन करते हैं DC1 में तो वो भी DC2 में रिफ्लेक्ट करेगी। राइट, तो इसको हम करते हैं क्लोज, चलते हैं DC1 के ऊपर। मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया। अब DC1 पे हम लोग लॉग इन करते हैं। ये रहा DC1 एंड फुल स्क्रीन और कनेक्ट। ओके, अब एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। ये प्रो यूजर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ ये एक प्रो यूजर्स के लिए है।
मतलब जो वाकई जो एडवांस स्किल्स के साथ आते हैं ना, कई तो एडवांस लोग भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है इसका आंसर, राइट? लेकिन आपको इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। हमने बड़ी आसानी से देख लिया कि हमारे पास जो सर्वर मैनेजर है उसके अंदर जब हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप पता लगा सकते हो कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है? यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं हमारे पास, हमें कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि प्राइमरी सर्वर कौन सा है और सेकेंडरी सर्वर कौन सा है। तो वो मैं आपको बताऊंगा आज, राइट? तो देखिए, जैसे ही मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे यही इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे पास कितने डोमेन कंट्रोलर्स है। तो जैसे कि हमने DC2 में चेक किया था, हमारे पास 2 डोमेन कंट्रोलर्स है। पर प्राइमरी कौन सा है ये तो मुझे पता है, मैंने नाम दिया हुआ है DC1, तो चलो उसको प्राइमरी बोल सकते हैं। बट अगर नेमिंग अच्छी से नहीं हुई तो कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको जरा अच्छे से नोट कर लें। हम एक कमांड रन करेंगे हमारे सर्वर्स के ऊपर। तो ये हम मेरा DC1 सर्वर है। अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ, रन में जाके आप CMD लिखिए। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने एक कमांड लिखनी जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सर्वर प्राइमरी है या एडिशनल है या सेकेंडरी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट अकाउंट्स। नेट अकाउंट्स, मैंने जैसे यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कंप्यूटर रोल क्या है, प्राइमरी। ठीक है, बढ़िया। अब इस सेम कमांड को हम लोग रन करते हैं DC2 के ऊपर और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। हम चले गए हमारे DC2 के ऊपर। अब DC2 पे ये सेम कमांड मैं रन करूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा CMD और नेट अकाउंट्स। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए कंप्यूटर रोल क्या लिखा आ रहा है, बैकअप। वहां पे लिखा आया था प्राइमरी, मतलब वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे लिखा आ रहा है बैकअप, तो ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर है या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है या फिर सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर है। नाम वही है, मतलब वही है, काम वही है, सिर्फ जो जो नेम्स है ये डिफरेंट हो सकते हैं। सेकेंडरी, बैकअप, एडिशनल, इस तरह से इसको बुलाया जा सकता है। बट इस एक कमांड से, नेट अकाउंट से, हमें आराम से पता लग सकता है कि कौन सा सर्वर प्राइमरी है और कौन सा बैकअप है। तो इस कमांड को जरूर याद रखना, ये एक प्रो कमांड है। और जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पे जरूर पूछा जाता है कि मतलब आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा सर्वर प्राइमरी है और कौन सा बैकअप है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एडिशनल है ये ऑन पड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। सर्विसेज तभी प्रोवाइड करेगा जब हमारा प्राइमरी डाउन हो जाएगा। सर्विसेज कौन सी होती है, ऑथेंटिकेशन वाली सर्विसेज, राइट? तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी में जो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करोगे वो सेकेंडरी में भी अपडेट होगी। अगर मैंने यहाँ पे फटाफट से एक यूजर बना दिया तो वो यूजर सेकेंडरी में भी जाएगा। कोई भी एक यूजर बनाइए, यूजर सेक्शन में जाके यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू और यूजर। जिससे मैंने मैक नाम का यूजर बना दिया। यहाँ पे यूजर लॉग ऑन नेम भी मैंने मैक दे दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स और क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये यूजर बन गया। अब ये जो यूजर है ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर जाएगा कहाँ पे, हमारी DC2 मशीन के अंदर। तो अगर मैं DC2 मशीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एंड यहाँ के यूजर सेक्शन में ये रेप्लिकेट कर जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे मैक, मैंने तो नहीं बनाया, अपने आप आ गया। देखो DC2 के अंदर अपने आप आ गया ये। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं DC1 के डेटाबेस में, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में अपडेट करूंगा, वही रेप्लिकेट होगा हमारे DC2 की मशीन के अंदर। तो प्लीज नोट दिस थिंग, जो डेटा रेप्लिकेट होगा वो एक्टिव डायरेक्टरी का होगा, ना कि हमारा जनरल डेटा। सिर्फ जो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में अपडेट होगा वो रेप्लिकेट करेगा, राइट? तो ये हो गया हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट? बंद कर देते हैं इसको।
इस मशीन को भी और इस मशीन को भी। आगे बढ़ने से पहले मैं जरा इन दोनों को चेक पॉइंट्स पे लगा देता हूं, ताकि जब तक हम हमारी प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे तब तक ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसको वापस ले आते हैं पीडीसी पे। इसको भी स्टार्ट कर दिया। चलिए, ये बैकएंड पे चल रही है, हम पढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। फिर हमारे पास बारी आती है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की, जो कि थर्ड टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोलर है। चाइल्ड डोमेन क्या है? बेसिकली एक सब डोमेन का काम करता है ये। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने समझा था स्टार्टिंग में जब हमने ट्रीज की बात की थी, राइट? ये देखिए, हमारे एक फॉरेस्ट के अंदर अगर हमारे पास लेट्स से एक डोमेन है, इसके साथ अगर मैं एक और डोमेन को जोड़ दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर है, राइट? जिसमें ट्री में ये हमारा है पेरेंट और ये हमारा है चाइल्ड। ट्री होता है ना, ट्री ट्री की जो मेन जो ट्री होता है उसकी कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस क्या है? वो चाइल्ड है, ठीक है ना? तो मेन तो पेड़ यही है, साथ में ये ब्रांचेस है उसकी। तो इसके साथ एक ही नहीं और भी चाइल्ड हम बना सकते हैं। तो चाइल्ड बेसिकली करता क्या है? ये पीडीसी का लोड शेयर करता है, ये पीडीसी का लोड शेयर करता है। अब जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर डोमेन है yahoo.com, इसका आपने नाम सुना हुआ है, सबको पता है yahoo.com क्या करता है। yahoo.com हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, yahoo.com हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन देता है, न्यूज की इंफॉर्मेशन देता है, स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है। भाई कितने सारे काम है याहू के ऊपर, कभी सोचा है? काफी ज्यादा है, राइट? अब जो याहू है अगर अकेला ये सारे काम करने लग गया, फिर तो भैया हो गया इसका कल्याण। ये तो हैंग हो जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कैसे देगा ये? आप ये समझिए कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है yahoo.com, तो ये एक डोमेन कितना हैंडल कर लेगा? तो इसीलिए हमारी इंफॉर्मेशन को इजीली मैनेज करने के लिए हम लोग चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग अपने बिजनेस को डिवाइड कर देंगे। जैसे yahoo.com ने बोला, चलिए जो ईमेल सर्विस है उसको हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, mail.yahoo.com। अब जो एक चाइल्ड सर्वर होगा उसका हम नाम रख देंगे mail.yahoo.com, जो सिर्फ ईमेल डिपार्टमेंट संभालेगा। ऐसे हम कर सकते हैं ऐसा sports.yahoo.com, sports.yahoo.com हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद business.yahoo.com। तो हर एक सर्विस के लिए एक अलग डोमेन बना दी जाए तो अच्छा रहता है। इससे बोझ नहीं पड़ता हमारे एक डोमेन के ऊपर, जो हमारा लोड है वो सेग्रीगेट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर से, राइट? इसी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, कि जो पेरेंट है उसका जरा बोझ कम हो जाए, बाकी जो हैंडल करेगा वो चाइल्ड करेगा। अब यहां पर देखिए मेरे पास जो डोमेन है उसका नाम क्या है? mayank.com, राइट? अब लेट्स से मैं एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो मैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा और यहां पे लेट्स से मैं इसको नाम दे दूंगा email.mayank.com, कुछ इस तरह से मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो भी लेट्स से ईमेलिंग डिपार्टमेंट है वो ये वाला डोमेन कंट्रोलर संभालेगा, और जो मेन पेरेंट वाला है वो ये वाला डोमेन कंट्रोलर संभालेगा। दोनों एक दूसरे से अपना डेटाबेस शेयर नहीं करेंगे, दोनों में ट्रस्ट जरूर बना होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से डेटाबेस शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डेटाबेस ही शेयर कर लिया फिर काहे का लोड संभालना। तो चलिए ये वाला प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी मशीन्स पे वापस। यहाँ पे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं। जो DC1 है हमारे पास, ये एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और जो DC2 है मैंने इसको वापस रोल बैक कर दिया इसकी पुरानी स्टेट में। अब मैं इसको चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूँ। तो ये जो इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस है काफी इजी हो जाता है चेक पॉइंट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको लॉग इन कर लेते हैं। हमारा DC1 लॉग इन हो रहा है और हम अपने DC2 को भी लॉग इन कर लेते हैं। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।
ठीक है, ये मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली, मैं वापस अपने पुरानी स्टेट में आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। वही पुराना सेक्शन आ जाएगा हमारे पास। अब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, बिकॉज लास्ट टाइम हमने क्या किया था, mayank.com हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन किया था, लेकिन अब तो एक एंटायरली न्यू डोमेन बन रही है। यहाँ पे ध्यान दो, एक पूरी की पूरी डोमेन बन रही है, email.mayank.com, एक नई डोमेन बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मिडिल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि ये बोलता है एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे चाइल्ड डोमेन बनेगी, पेरेंट डोमेन को सिलेक्ट कर लो, मतलब पूरे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दे दो। राइट, क्लिक ऑन ओके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे mayank.com आ जाएगा एंड क्लिक ऑन ओके। अब नई डोमेन का नाम दे दो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईमेल नाम दे दिया, तो email.mayank.com बन जाएगा। चलिए, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद DSRM पासवर्ड आपसे पूछेगा, वो फिलअप कर देते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे पासवर्ड गलत हो गया, राइट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपली डेलीगेशन की बात आती है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप अपनी अथॉरिटी किसको देना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम एक जनरल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझते हैं कि जब एक चाइल्ड को नया नया फोन दिया जाता है तो पेरेंट अक्सर बोलता है कि भैया इस पे पासवर्ड मत लगाओ, मुझे पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। मतलब पेरेंट को चाइल्ड का जो फोन होता है वो एक्सेसिबल होता है। यहां पर भी ऐसा ही है, हम भले ही डेटाबेस शेयर नहीं कर रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट चाइल्ड के डेटाबेस को देख नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग डेलीगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पेरेंट का पूरा हक रहे हमारे चाइल्ड के डेटाबेस के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आपने नेक्स्ट 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 करके फाइनली आपने इंस्टॉल कर देना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक्सेस कैसे ले सकते हैं चाइल्ड डेटाबेस का, राइट। सो उसके लिए बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और हमारे पास पाथ्स आ जाएंगे जो कि डिफॉल्ट लोकेशंस है हमारी डेटाबेसेस की। देन रिव्यू, देन प्री रिक्विजिट्स, और जैसी प्री रिक्विजिट्स चेक हो जाएंगी इंस्टॉल का बटन दबा देंगे। तो अगेन हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बंद करेंगे और अपने चेक पॉइंट पे मूव करेंगे, राइट। तो ये मुझे आ गया ग्रीन सिग्नल और मैंने कर दिया इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन से बचने के लिए मैं इसको क्लोज करूंगा और वापस चेक पॉइंट पे आ जाऊंगा। ये देखिए, इन दोनों मशीन को करते हैं बंद और वापस चेक पॉइंट पे। DC1 के लिए मैंने ये चेक पॉइंट बना के रखा हुआ पहले, और DC2 के लिए ये रहा चेक पॉइंट। सो DC1 को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। DC2 पे जैसे सेव लिखा आ जाएगा इसको भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, इसको भी कर दिया हमने स्टार्ट, और ये रहा। अब ये एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डेटाबेस क्यों शेयर नहीं होता। हर एक चीज का एक रीजन होता है गाइस। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फुल स्क्रीन कनेक्ट, और ये हो गया एंटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दें जरा, अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाता हूं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटाबेस ओपन हो गया है, यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पे डोमेन का नाम चेक करो क्या लिखा हुआ है, email.mayank.com, मतलब इसका एक खुद का डेटाबेस है। मतलब इस पूरी डोमेन का एक अलग डेटाबेस है, एक अलग यूजर बेस है, राइट। अगर मैं DC1 में जाके चेक करूंगा वहां पे कौन सा डेटाबेस होगा,
mayank.com का। तो जब डोमेन ही डिफरेंट है तो एक दूसरे के साथ डेटाबेस क्यों शेयर होगा? जाहिर सी बात है ना, जब डोमेन ही डिफरेंट है, जब बिजनेस ही डिफरेंट है, तो दोनों के साथ डेटाबेस क्यों शेयर होगा? मैं कार्स का बिजनेस करता हूं, आप लाइक लेट्स से बाइक्स का बिजनेस करते हैं। जब बिजनेस ही डिफरेंट है तो डेटाबेस क्यों शेयर होगा? राइट? तो अगर मैं DC1 में जाके देखूंगा तो आप चेक करेंगे कि वहां पे जो डेटाबेस बना हुआ है वो mayank.com का बना है, डोमेन डिफरेंट है। तो कोई भी यूजर बनाया गया कहीं पर भी, भले ही DC1 में या DC2 के अंदर, कहीं पर भी आपको डेटाबेस रेप्लिकेट नहीं होगा। लेकिन एक काम हो सकता है, वो है डेटाबेस एक्सेस। भले ही आप mayank.com में लॉग्ड इन है, भले ही आप DC1 पे है, पर आप चेक कर सकते हैं कि DC2 पे क्या हो रहा है। ठीक है, फर्ज करते हैं यहाँ पे अगर मैं DC2 में चला जाता हूँ, मैं एक यूजर बनाता हूँ चेक करने के लिए। तो DC2 में email.mayank.com है, यहाँ पे एक यूजर बनाएंगे हम लोग। यूजर का नाम लेट्स से, चलिए श्रवण रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यूजर का नाम श्रवण रख दिया यहाँ पे, न्यू यूजर। ठीक है, यही मैंने डाल दिया यहाँ पे लॉगिन नेम पे भी, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, और क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो श्रवण यूजर कहां बना? email.mayank.com के ऊपर। अब चलिए DC1 पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये रेप्लिकेट हुआ। DC1 टूल्स पे क्लिक किया मैंने, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और ये हरगिज नहीं रेप्लिकेट होगा क्योंकि डोमेन ही डिफरेंट है। तो जैसे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन होता है, mayank.com, देखिए डेटाबेस डिफरेंट हो गया, डोमेन नेम डिफरेंट हो गया। अब यूजर्स में यहाँ पे कहीं पर भी आपको श्रवण नजर नहीं आएगा, रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि डोमेन नेम डिफरेंट है। लेकिन सपोज करो मैं DC1 के ऊपर हूं, मुझे देखना है कि DC2 के ऊपर क्या चल रहा है, तो मैं बिल्कुल चेक कर सकता हूँ यहीं पे बैठे बैठे। कैसे चेक होगा? आपकी ये जो डोमेन नेम है ना, हम इसकी जगह पे एक्सेस लेंगे email.mayank.com का। देखिए ये एक्टिव डायरेक्टरी है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा आया? चेंज डोमेन। मैं यहाँ पे चेंज डोमेन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे mayank.com की जगह लिख दूंगा email.mayank.com। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस चेंज होके किस पे आ जाएगा? email.mayank.com। अब देखिए अपने सर्वर पे बैठे बैठे मैंने चेक कर लिया कि email.mayank.com में कौन सा यूजर बना हुआ है। मुझे दूसरे सर्वर में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने सर्वर से सब पता लग रहा है मुझे। इसको बोलते हैं डेलीगेशन देना, मुझे एक्सेस है हमारे दूसरे सर्वर का। अब अगर वापस जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, अगेन चेंज डोमेन पे क्लिक करो, और यहाँ पे ये जो ईमेल वाला पोर्शन है ये हटा दो, सिर्फ mayank.com रखो, ओके करो, और यहाँ पे आपको अब mayank.com का डेटाबेस मिल जाएगा। Isn't that simple, right? तो इस तरह से काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमारे पास कोई मशीन है जो कि mayank.com से लिंक्ड है, उसमें श्रवण लॉगिन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल कर पाएगा श्रवण लॉगिन उसमें। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हम ट्रस्ट के अंदर करेंगे कि किस तरह से ट्रस्ट बना होता है दोनों डोमेन्स के अंदर। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और चाइल्ड डोमेन कैसे बनाया जाता है, और वो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। लॉगिन प्रोसेस तो आपको आने वाले टॉपिक्स में भी मैं करवाऊंगा। राइट? तो ये हमारा हो गया चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। दोनों के दोनों हम बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोलर पे। DC1 को मूव कर देते हैं PDC चेक पॉइंट पे, और जो DC2 है इसको हम AD इंस्टॉल पे मूव कर देते हैं। इसको कर दिया स्टार्ट, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं जैसे ये इस पे मूव होता है। चलिए, ठीक है, ऑल डन। ये था हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। अब एक और बड़ा मस्त डोमेन कंट्रोलर आता है जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर।
अभी जो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है ये सच में बिल्कुल रीड ओनली ही है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की तरह है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एडीसी में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, यूजर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रीड ओनली सर्वर है। ओके, इसका काम सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना है और कुछ नहीं। अब आप बोलेंगे ये कहाँ पे काम में आता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें सर्वर में चेंजेस करने की अनुमति नहीं मिलती या फिर चेंजेस करने की हमें परमिशन नहीं मिलती? तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है गाइस। लेट्स से हमारे पास एक प्राइमरी लोकेशन है, हेड ऑफिस है हमारा, वहां पे हमारा हेड ऑफिस में हमारा पीडीसी लगा हुआ है। और एक ब्रांच ऑफिस है हमारा जहां पे हमारे पास बहुत ही ना मतलब छोटा ऑफिस है, यहाँ पे 15 से 20 लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं है, राइट? जहां पे 15 से 20 लोग ही है, ज्यादा लोग नहीं है। उस केस में क्या होगा? उस केस में हम यहाँ पे एक अगर बड़ा सर्वर लगा देंगे, लेट्स से एडीसी, राइट, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर भी रखना पड़ेगा यहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर को पैसे क्यों दूं, मतलब 15-20 लोगों को मैनेज करने के लिए क्यों? तो इंस्टेड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर और इंस्टेड ऑफ एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा आरओडीसी। आरओडीसी आरओडीसी का मतलब ये कि यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे, ये जो मेरा सर्वर होगा ये सिर्फ उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 15 यूजर्स हैं मेरे इस एनवायरनमेंट के अंदर, राइट? अब यहाँ पे सिर्फ इन 15 यूजर्स को ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा और ये यूजर्स इस सर्वर के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर भी रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो एडमिन मेरा पीडीसी को मैनेज कर रहा है, मेरे हेड ऑफिस को मैनेज कर रहा है, वही रिमोटली इसको भी आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि ये रीड ओनली है। उसको पता है इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो सर्वर हैक होने का या किसी भी चीज का खतरा है ही नहीं मुझे। तो ऐसी लोकेशन पे हम लोग आरओडीसी लाइक जो है इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका काम सिर्फ है ऑथेंटिकेशन करना, मतलब जो यूजर की रिक्वेस्ट आई उसको चेक करना है कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं है, दैट्स इट। बाकी जो काम है वो तो प्राइमरी ही संभाल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। बट ऐसा नहीं है कि इसमें हम चेंजेस कभी भी कर नहीं पाएंगे, हम कर पाएंगे, लेकिन जब जब हमें पीडीसी से परमिशन मिलेगी। कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है गाइस, इस सर्वर में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ जाता है, जरूरत पड़ जाती है किसी टाइम, उस टाइम पे पीडीसी हमें अलाउ करे तो हम आरओडीसी में चेंजेस कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट आरओडीसी में कोई चेंज नहीं हो सकता, और ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं DC1 को कनेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि आप ना भी करें DC1 को कनेक्ट तो फर्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए, DC2 में हमें सारा काम है। तो जब मैं DC2 पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा सर्वर ऑन है, मुझे बस उसके अंदर एक क्विक लॉग इन करना है। ओके, तो एडी इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर, मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहां पर मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक करके प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको बोला रीड ओनली बिल्कुल एडीसी की तरह काम करता है, तो ऑप्शन हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? पहले वाला, जहां पे यही लिखा हुआ है ऐड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मैं, और नेक्स्ट पेज पे आरओडीसी का फीचर है हमारे पास, उसको भी सिलेक्ट कर देंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमारे डोमेन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया, तो मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर @mayank.com और यहाँ पे पासवर्ड ओके कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल जाएगा, अगेन ओके कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो डीएसआरएम के साथ साथ ना मैंने एक और चेकबॉक्स को नोटिस किया जो कि है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अगर मैं इसको चेक नहीं करता तो ये नॉर्मल एडीसी बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसको चेक कर दिया तो ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। तो मुझे आरओडीसी बनाना है, तो ये मैंने चेक कर दिया और यहां पे मैंने डाल दिया पासवर्ड, राइट? इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, और थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया। यहां पर क्या है, यहां पे बोला हुआ है कि
जो अकाउंट्स चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक इमरजेंसी अकाउंट को ऐड करेंगे। इमरजेंसी अकाउंट मैंने आपको बताया ना कि इन एनी केस अगर मुझे चेंजेस करने की जरूरत आन पड़ी तो मैं क्या करूंगा, उस केस में एक इमरजेंसी अकाउंट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब इमरजेंसी अकाउंट बनेगा कहाँ पे, ऑब्वियसली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। एक्टिव डायरेक्टरी अभी कहाँ है, DC1 के अंदर। तो मुझे फटाफट से DC1 में जाना पड़ेगा और एक यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको मैं एज एन इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। DC1 में जरा लॉग इन कर लेते हैं। DC1 के अंदर हम लोग एक यूजर बनाएंगे जिसको हम एज एन इमरजेंसी यूजर डिक्लेयर कर देंगे। अब जो हमारा इमरजेंसी यूजर होगा वो लॉग इन जरूर कर सकता है, RODC के अंदर लॉग इन जरूर कर सकता है, ठीक है, लेकिन चेंजेस नहीं कर पाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। एक बार ये लोड हो जाए, हम एक यूजर बनाएंगे यहाँ पे एंड उसके बाद उसको लॉग इन करेंगे RODC के अंदर, ठीक है। जब हम उसके अंदर लॉग इन करेंगे और कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे वो हमें मना कर देगा। और यही खासियत है RODC की कि ये वो सिर्फ एक रीड ओनली सर्वर है, आप उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए चलते हैं हमारे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की तरफ। तो मैंने टूल्स पे क्लिक किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो जैसे ही हमारा यूजर बेस ओपन हो जाएगा मैं एक यूजर बनाऊंगा मैक नाम से, ठीक है। आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे मैक नेम यूज करूंगा। कभी कभी सर्वर लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब फर्स्ट लॉगिन होता है। तो यहाँ पे यूजर्स में जाके देखिए, मैंने यहाँ पे एक नया यूजर बना दिया जिसका नाम है मैक। ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो आप यूजर्स में देख रहे हो ना, ये दो दो लोग बने हुए हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं। ये पहले से सिक्योरिटी ग्रुप्स बने होते हैं हमारे सर्वर के अंदर, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, आप देखिए ये सारे ग्रुप्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स के ग्रुप में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन को एक्सपैंड करता हूं, देखिए मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स इन द डोमेन। तो ये जो मैक है मुझे इसको इस ग्रुप का पार्ट बनाना है। तो मैं मैक पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू अ ग्रुप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीड लिखकर चेक नेम्स करूंगा। चेक नेम्स क्या करता है, जब रीड लिख के मैं चेक नेम्स पे क्लिक करता हूं तो ये एंटायर डायरेक्टरी को सर्च करता है और हमें बताता है कि रीड नाम से कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो जैसे मैंने चेक नेम्स पे क्लिक किया, इसने अपने आप बता दिया रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नाम से यहाँ पे चीज है। तो मैंने ओके कर दिया। अब जो मैक यूजर है वो इसका मेंबर बन चुका है। जब ये मेंबर बन जाए तब आप वापस जाइए अपनी DC2 के ऊपर और DC2 पे आप देखिए जहां पे आपने डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है और अपना जो यूजर है मैक उसका नाम डालो और चेक नेम्स करो। अगर तो रिजल्ट आ गया दैट मीन्स यूजर एकदम से डिटेक्ट हो चुका है, नहीं तो आपको डिटेक्शन के लिए ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो ये मैंने चेक नेम्स किया और देखो यूजर वेरीफाई हो गया। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन कहां से रेप्लिकेट करना चाहते हैं, मैं ऑब्वियसली DC1 से रेप्लिकेट करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा dc1.myank.com। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड प्री रिक्विजिट्स पे हमने कर देना है इंस्टॉल, राइट, सिंपल। तो जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे अगेन 5 से 10 मिनट लेगा, बट हमारे पास है चेक पॉइंट तो हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, हमारे फर्स्ट वाले सर्वर को भी क्लोज कर दिया, दोनों को टर्न ऑफ किया और हमने लगा दिया चेक पॉइंट। तो DC1 के अंदर ये मेरे पास चेक पॉइंट बना पड़ा है और DC2 के अंदर मेरे पास ये वाला चेक पॉइंट बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैंने पहले से चेक पॉइंट बना के रखे हैं, ताकि जो इंस्टॉलेशन है उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्लास के दौरान, राइट। तो जो DC1 है इसको स्टार्ट कर देते हैं।
और ये जो DC2 है इसको भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि DC2 में हम एडमिनिस्ट्रेटर से साइन इन नहीं करेंगे। DC2 में हम जो हमने यूजर बनाया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर वाला, हम सिर्फ उसी से लॉग इन करेंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने DC2 का कनेक्ट लिया। DC2 के अंदर हम मैक यूजर से साइन इन करेंगे। यहां पे मैंने अब यूजर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखूंगा क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। परमिशन किसको है? परमिशन है मैक को। तो मैंने MAK लिखा यहाँ पे और इसका पासवर्ड डाल दिया। ओके, लेट मी जस्ट कनेक्ट इट वंस अगेन। जब ऐसा इशू आए तब आपने ये फुल स्क्रीन वाले को आपने क्लोज कर देना है, इसको आपने कनेक्ट नहीं करना और इसको हम वैसे फुल स्क्रीन कर देंगे। अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल और डिलीट पूछ रहा है, तो इस स्क्रीन को छोटा करके ना यहाँ पे 3 बटन बने हैं, इस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल और डिलीट दब जाएगा, फिर से इसको फुल स्क्रीन कर लो। अब यहाँ पे मैक और अब ये लॉगिन हो गया। पहले दिक्कत दे रहा था, अब नहीं दिक्कत दे रहा, राइट? तो ये मैंने लॉगिन कर दिया। अब मैक सर्वर के अंदर लॉगिन हो गया है। ये RODC सर्वर है, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन को देख सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये सच में काम करता है या नहीं करता, राइट? तो यहाँ पे हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो जाएगा। और हाँ, इस बार हमें यूजर्स एंड कंप्यूटर से एग्जैक्टली पता लग सकता है कि कौन सा सर्वर प्राइमरी है और कौन सा रीड ओनली है, राइट? बिकॉज रीड ओनली के आगे एक टैग लग जाता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा सर्वर मैनेजर है जो ओपन हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे जैसे अगर मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर का सेक्शन है, यहाँ पे मुझे जरूर पता लग जाएगा कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा रीड ओनली है। कुछ ही सेकंड लगेंगे और हमारा जो कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं डोमेन कंट्रोलर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता लग सकता है कि DC2 रीड ओनली है। ADC के केस में नहीं पता लगता था ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में पता लग रहा है हमें, राइट? बट एनीवेज, हमें ये चेक करना है कि हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए मैं यूजर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और क्या देखता हूँ, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। कहीं पर भी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं एक नया यूजर बना सकूं। स्ट्रेंज, राइट? ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये रीड ओनली। अगर मैं कोई यूजर को डिलीट भी करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रीड ओनली है। तो मेरे पास डेटाबेस को देखने की परमिशन है, बट उसमें चेंजेस करने की परमिशन नहीं है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये जो मैक यूजर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है इसके पास यूजर बनाने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए मैक के पास परमिशन आ जाए यूजर बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमें DC1 के अंदर जाना पड़ेगा। DC1 से जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, वहां से आप परमिशन दे सकते हो। आप बोलोगे चलो ठीक है, मैक को परमिशन दे दो कि जाओ और यूजर बना लो। वो थोड़ी देर के लिए मैक को परमिशन दे देगा, जब तक आप चाहते हो। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल DC1 है। इसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करना है और हम लोग क्या मेंशन करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मैक को परमिशन दे दो। तो एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करने का एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आप रन विंडो पे जाओगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो DSA.MSC। आप एंटर करोगे, सीधा एक्टिव डायरेक्टरी खुलेगा। ये जो सर्वर मैनेजर की लोडिंग वगैरह है, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो DSA.MSC से हमारा एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो जाता है। अभी देखो, मैं कहीं क्लिक नहीं करूंगा, अपने आप AD आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल है वो ओपन हो जाएगा।
मुझे तो ये भी नहीं पता रन कमांड चली कि नहीं चली, मैंने तो एंटर दबा दिया था कि ओके हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो अपने आप खुल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे किसको परमिशन देनी है, मैक को। तो अब इसको हम बोलते हैं यूजर डेलीगेशन। ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, परमिशन देने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं यूजर डेलीगेशन। मैं किसी एक यूजर को परमिशंस डेलीगेट कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं। कैसे होगा, चलिए। यहां पे जो मेरी डोमेन है, मैंने इस पे राइट क्लिक किया और डेलीगेट कंट्रोल का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस यूजर को परमिशन डेलीगेट करना चाहते हो, किस यूजर या ग्रुप को आप परमिशन डेलीगेट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, मैंने लिखा मैक। मैं मैक को परमिशन डेलीगेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। कौन सी परमिशन, देखो यहाँ पे काफी सारी परमिशन है आपके पास। इवन अगर आपको ये परमिशन नहीं पसंद आती तो आपके पास कस्टम टास्क भी है जो आप क्रिएट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स। ये मैंने चेक किया, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। मैक को परमिशन मिल गई। चेक करने के लिए आप जरा DC2 पे जाएं और जरा जादू देखें। ये DC2 पे चले गए, मैंने यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक किया और देखो न्यू का ऑप्शन आ गया, अपने आप आ गया। कैसे आया ये इसी वजह से आया बिकॉज मैंने वहां से परमिशन असाइन कर दी। अब मैं अगर न्यू यूजर पे क्लिक करता हूं, चलिए कोई एक यूजर बना लेते हैं, यहाँ पे दिलीप नाम से यूजर बना लेते हैं। ठीक है, दिलीप नाम से यूजर बना लिया, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया। यूजर बन गया। मैक ने यूजर बना दिया। कैसे, क्योंकि उसको परमिशंस डेलीगेट हुई थी, राइट। तो अभी मैक मैनेज कर सकता है यूजर को, लाइक यूजर को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अभी कर सकता है, राइट। तो अगर मैं परमिशंस हटाना चाहूं, मैं बोलूं मुझे परमिशन हटानी है, तो उस केस में मुझे DC1 पे जाना पड़ेगा। अब परमिशन हटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। परमिशन हटाने के लिए आपको क्या करना है कि आप आपका ये जो डोमेन है, ठीक है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 टैब्स अवेलेबल हैं, ज्यादा सारे टैब्स नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ और टैब्स भी होते हैं गाइस जो हिडन होते हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसको कैंसिल करके व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडवांस्ड फीचर्स को एनेबल कर देंगे। ये मैंने खोल दिया है एडवांस्ड फीचर्स। अब जरा यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और टैब्स आ गए, 3 और आ गए ना। इसमें हम जाएंगे सिक्योरिटी के ऊपर और सिक्योरिटी टैब में हम लोग एडवांस्ड ऑप्शन पे जाएंगे। हालांकि हम यहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे एडवांस्ड ऑप्शंस पे। एडवांस पे आपको मैक यूजर को सर्च करना है और वहां पे आपको पता लगेगा कि मैक यूजर को स्पेशल परमिशंस मिली है। हम यहाँ पे मैक यूजर को सर्च करेंगे, ये देखिए मैक के पास क्या परमिशन है, क्रिएट डिलीट यूजर ऑब्जेक्ट्स, ये है ना परमिशन। तो यहां से हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये मैंने रिमूव कर दिया। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके एज वेल। अगर आपका दिल करता है तो इसको दोबारा से बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करते हैं, मैक को बोलते हैं जाओ दोबारा यूजर बनाओ। तो अगर मैक दोबारा मशीन में जाता है और यूजर बनाने की कोशिश करता है, लेट्स से अब यहाँ पे अगर मैं यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से श्रवण, वो श्रवण यूजर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, नेक्स्ट और फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ गया एक्सेस डिनाइड। मतलब अब मैक यूजर नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है, राइट। हमने पीछे से परमिशन ही रिवोक कर दी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल। RODC में बाय डिफॉल्ट हम किसी भी यूजर को नहीं अलाउ करते, या किसी भी यूजर को बाय डिफॉल्ट परमिशन ही नहीं होती कि वो जाए और बीच में चेंजेस कर सके। ओके, लेकिन अगर हम चाहे तो हम यूजर को डेलीगेट भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेलीगेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना। ओके, तो ये मैं इसको क्लोज कर देता हूं।
अब हमारे पास दोनों तरह के मतलब सारी तरह के हमारे पास जो डोमेन कंट्रोलर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। लेकिन अब एक और चीज आती है एक्टिव डायरेक्टरी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या होता है डीएसआरएम? डीएसआरएम बेसिकली एक सेफ मोड ऑप्शन होता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी का। आपका जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसका सेफ मोड होता है। जैसे आपके नॉर्मल विंडोज के सेफ मोड होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये सेफ मोड होता है डोमेन कंट्रोलर का। नॉर्मल कंप्यूटर का नहीं, डोमेन कंट्रोलर का जो सेफ मोड होता है उसको हम बोलते हैं डीएसआरएम, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है एक्टिव डायरेक्टरी को रिपेयर या रिकवर करने के लिए। लेट्स से हमारे पास कोई दिक्कत आ जाती है, एडी में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हम डीएसआरएम मोड के अंदर जाके एक्टिव डायरेक्टरी को या तो रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिकवर कर सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो डीएसआरएम का पासवर्ड है, अगर वो हम गलती से भूल जाएं तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ टू रीसेट द डीएसआरएम पासवर्ड। हम भरते हैं ना, जब भी हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं हमसे पूछता है डीएसआरएम का पासवर्ड, तो अगर भूल गया तो? अब सेफ मोड में जाना कोई रोज का काम थोड़ी ना, वो तो मे बी वंस इन अ ब्लू मून हम लोग सेफ मोड में जाएंगे अगर कभी खराब हुआ एक्टिव डायरेक्टरी तो इस केस में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग डीएसआरएम का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं इस टूल से, जिसका नाम है एनटीडीएस यूटिलिटी। ये एक कमांड प्रॉम्प्ट टूल है, इसको हम यूज करके हमारा डीएसआरएम का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, भले ही हमें उसका पुराना पासवर्ड ना याद हो। तो चलो इसको देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और ये हम चलेंगे हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। अब मैं सपोज करता हूं मैं भूल चुका हूं पासवर्ड, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा, और कमांड प्रॉम्प्ट भी जो है वो मुझे एडमिन मोड में ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे सीएमडी लिखूंगा, और जो भी सीएमडी का कंसोल मेरे पास आएगा उसको मैं एडमिन मोड से ओपन करूंगा। तो ये रहा मेरा सीएमडी, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वो टूल का यूज करेंगे। टूल का नाम है NTDSUTIL। .exe लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं NTDSUTIL कंसोल के अंदर आ गया। बट गाइज मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट कमांड कौन सी रन करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दबा दूंगा, जिससे मुझे वो सारी लिस्ट ऑफ कमांड्स मिल जाएंगी जो मैं NTDS यूटिलिटी पे लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, देखो कितनी सारी कमांड्स आ गई। ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कहाँ पे? इस NTDS यूटिलिटी कंसोल के अंदर। मुझे क्या चाहिए? मुझे डीएसआरएम का पासवर्ड रीसेट करना है। तो ये देखो, अगर मैं लिखूंगा सेट डीएसआरएम पासवर्ड, तो इसका मतलब है ये रीसेट कर देगा मेरे डीएसआरएम पासवर्ड को ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे पुराना पासवर्ड जानने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ यहां पे लिखना है सेट डीएसआरएम पासवर्ड। मैंने यहाँ पे एंटर किया, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एंटर किया और इसने मुझसे पूछा रीसेट डीएसआरएम पासवर्ड, एक नया कंसोल आ गया। अब इसकी कमांड्स भी मुझे नहीं पता, तो मैं क्वेश्चन मार्क प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। यहां पर भी देखो मेरे पास हेल्प का ऑप्शन है, क्विट का ऑप्शन है, और एक ये वाला ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड ऑन सर्वर %s। %s का मतलब है सर्वर का नाम बताओ। तो मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा रीसेट पासवर्ड ऑन dc1.mayank.com। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो dc1.mayank.com। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। एक सेकेंड, ओके, रीसेट पासवर्ड ऑन सर्वर भी लिखना था, सॉरी मैंने सर्वर नहीं लिखा, यहाँ पे मिस हो गया मुझसे। रीसेट पासवर्ड ऑन सर्वर dc1.mayank.com, बस यही कमांड है। मैंने बस %s की जगह पे ना यहाँ पे अपने सर्वर का नाम लिख दिया, एंटर किया। अब वो मुझे बोल रहा है प्लीज टाइप द पासवर्ड फॉर डीएसआरएम मोड, नया पासवर्ड डालने को बोल रहा है। तो चलिए एंटर किया, कंफर्म कर देते हैं।
दैट्स इट, मेरा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया। ठीक है। अगर मैं पुराना पासवर्ड भूल चुका हूं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, डीएसआरएम के पासवर्ड के। ठीक है ना, नॉर्मल यूजर का नहीं, डीएसआरएम का पासवर्ड। तो एक्टिव डायरेक्टरी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी था आपको जानना कि इन केस अगर पासवर्ड आप लूज कर जाते हो तो किस तरह से आप उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी।